फ्रेंड्स, ये कहानी का चौथा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। वीर अभी भी वैसे का वैसा ही खड़ा था। उसकी नजरें नीचे घास को ही घूर रही थी और बाकी सबकी उसको। मानस, आद्या, दछा बार बार उसको ही पुकार रहे थे कि भाई कुछ तो कर, ऐसे ही खड़े रखने का इरादा है क्या? पर वानी तो वीर को बड़ी ध्यान से देख रही थी और इस टाइम एक हल्की सी मुस्कान भी उसके चेहरे पर थी जो रौनक से कहाँ छुप सकती थी। काफी देर बाद वीर के मुंह से कुछ शब्द निकले तो सबको राहत मिली। मैं आप सभी को बाकियों की तरह हंसा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप चेहरों पे मुस्कुराहट जरूर ला सकता हूँ, इतना कि आप सब दिल से खुश जरूर हो जाएंगे। वीर के इन शब्दों ने सबको कंफ्यूज तो कर ही दिया था। साथ ही साथ सब ये भी सोचने लगे थे कि आखिर ये करने क्या वाला है। खासकर बानी। फिर भी वो भी बिना किसी भाव के एक टक वीर को देखे जा रही थी। वीर ने बोलना शुरू किया, आज हम शायद पिकनिक मनाने आए हैं, फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहते हो। आद्या की दी हुई गेम आइडिया की वजह से हम सब खुलकर हंसे और आज मैंने उस चेहरे को हंसते देखा जिस पर एक नकाब लगा था। शायद उसने बहुत कुछ सहा हो, शायद वो अपना दर्द किसी को ना दिखाना चाहती हो, पर उसे तो पता ही नहीं वो प्यारी सी हंसी उसके पर कितना सूट करती है। तो मैं उससे बस यही कहना चाहता हूँ कि उसे उसकी स्माइल की कीमत ना पता हो, पर हम सबको, उसके दोस्तों को, उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से पता है। वीर बोलते बोलते वानी के पास पहुंच जाता है और उसकी आंखों में आंखें डाल पूछता है, बोलो, क्या रहोगी हमेशा खुश अपनी उस एक स्माइल से जो तुम्हारे मम्मी पापा जाने कब से तलाश रहे होंगे? और आज ये जवाब सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ मौजूद हर किसी को दो। वीर की बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन वानी के पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए। अभी वो कैसे खुश रह सकती थी? वो तो यहाँ पर भी अपने किसी काम से आई थी। वो बिल्कुल बुत बनी खड़ी थी। लेकिन जैसा कि वीर ने कहा था, बाकी सबके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रवीर जी ने वीर को गले लगा लिया और उसकी पीठ ठोकते हुए उसका शुक्रिया अदा भी करना चाहा, लेकिन वीर ने उनके हाथ रोक दिए। अंकल, ऐसे नहीं। आने वाले दिनों में अगर आपको ये एहसास हो कि आपकी बेटी की खुशी की वजह मैं हूँ, तब मैं आपका हाथ नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी नहीं। सृष्टि जी और रश्मि जी को भी बहुत खुशी हो रही थी वीर की बातें सुनकर। दोनों के मन में एक ख्याली पुलाव ने जन्म ले लिया था। फिर जब एक दूसरे की ओर देन दोनों देखी तो आपस में मुस्कुरा दी। अब सबकी नजरें जैसे बानी के चेहरे को कैद ही कर लेना चाहती थी। सब उसी को देख रहे थे। तो बानी ने नीचे देखते हुए कहा, हम सब तो गेम खेल रहे थे, तो इतना इमोशनल सब क्यों हो गए? और वैसे भी अंधेरा भी छाने लगा है, तो आप सभी को निकलना चाहिए मेरे ख्याल से। बानी बेटा, रश्मि जी ने कुछ कहना चाहा तो बानी ने उनकी बात बीच में ही काट कर बोली, मैम, अभी बहुत कुछ काम है और मैं आपको, आत्या को अपनी फैमिली मानती हूँ, तो आप सभी से वादा करती हूँ कि सही समय आने पर आप सभी को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ अभी निकलने का टाइम भी हो गया है। आप सबने गौर किया तो हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, इसलिए सबने वहां से निकलना ही ठीक समझा। रश्मि जी ने हल्के से बानी के गाल छुए तो बानी मुस्कुरा दी। फिर वो जाके अपनी गाड़ी में बैठ गई। बानी और मानस वहां किसी काम का बहाना करके रुक गए। वीर, आद्या, रश्मि जी और रौनक अपनी कार से निकल लिए। इधर वानी के मम्मी पापा भी राय बिला के लिए चले गए। वानी और मानस दबे कदमों से अंदर चले जा रहे थे। दोनों के ही हाथों में गन थी। वो जगह एक बड़ी सी टंकी थी जिसपे चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी और नीचे का मंजिला टूटा फूटा। सलाम भाई। ओ, तो आप हैं बानी राय? मतलब ये वही टीवी वाली बानी राय हैं? सच में मानस भाई? एक आश्चर्य से मिली जानी पहचानी आवाज बानी और मानस के कानों में पड़ी। दोनों ने उस ओर देखा तो कियान खड़ा था। वानी की अपनी तरफ देखता पाकर वो तुरंत उसकी ओर बढ़ा और खुशी के भाव से बोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वानी धीरे से कियान को देखते हुए बोली, फिर मानस से इशारे में पूछा, कियान रजा, मेरा बायां हाथ इसे कह सकती हो, और छोटा भाई भी। मानस के जवाब पर बानी ने बस
अपनी पलकें झपका दी। तो तुम बस अकेले आए हो क्या? मतलब वहाँ इतने लोग होंगे और हम बस 3 लोग? बानी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले किसी और की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मेरे साथ है ना मिस रॉय, मिस्टर नंदा, बड़ी जल्दी आप चेंज वेंज करके आ गए। माना कि ये जगह घर से पास है, लेकिन इतनी जल्दी? बानी बिना किसी भाव के अपने भवें चढ़ा के बोली। ऊपर से सिर्फ एक कोट डाल लेने में कितना टाइम लगता है? रौनक बोला तो बानी ने गौर किया कि उसके कपड़े वही थे, बस अलग से उसने एक कोट डाल रखी थी। वही मानस तो शौक में था रौनक को देख, लेकिन उसे अभी कुछ पूछना सही नहीं लगा। बानी ने कियान को अब दरवाजा बंद करने को कहा ताकि यहाँ से कोई भी निकल के जाने ना पाए। कुछ देर बाद सब चौकन्ने होकर आगे बढ़ रहे थे। सब अपने हाथ में बंदूक लिए किसी प्रोफेशनल के जैसे लग रहे थे। कियान बीच बीच में वानी को ऐसे देखता जैसे वो किसी एलियन को देख रहा हो। अचानक से कुछ 20-30 गुंडों ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, पर अगले ही पल झटके उनमें से एक के सर पर जोरदार लात पड़ी, जो रौनक ने हवा में उछलकर मारी थी। उसके बाद मानस, कियान और उनकी फोर्स गुंडों के साथ उलझ पड़े थे। बानी ने देखा इधर सब आपस में भिड़े हैं तो वो और आगे बढ़ने लगी, पर किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ कस के मरोड़ दिया। वो इतनी तेज था कि हाथ मरोड़े जाने की वजह से उसकी आंखें दर्द से बंद हो गई। लेकिन फिर बानी ने झटके के साथ अपने पैरों को पीछे से टर्न किया और उसके सीने के बीचों बीच अपनी हिस्स चुभा दी। दर्द से कराहता हुआ वो आदमी नीचे गिर पड़ा। बानी की अच्छी हाइट और जीन्स टॉप में होने की वजह से उसे फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। कुछ सीढ़ियों को चढ़ने के बाद वो टंकी के सबसे ऊपर पहुंच चुकी थी, जिसको अगर नीचे से कोई भी ध्यान से देखे तो साफ साफ देखा जा सकता था। बानी के पीछे पीछे मानस कुछ और लोगों के साथ आ चुका था, जबकि कियान और रौनक अभी भी नीचे ही थी। वानी और मानस के ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा ब्रीफ केस थे, जिसमें हर तरह के इलीगल वेपन और ड्रग्स रखे हुए थे, और उसके पास हर कोने पे बॉडीगार्ड्स थे। अपने सामने दूसरे लोगों को देख वहां मौजूद गार्ड्स खुद ही लड़ने कूद पड़े। अब तक कियान और रौनक भी ऊपर आ चुके थे। इन दोनों की सांसें फूल रही थी, फिर भी वो किसी तरह ऊपर तक पहुंचे तो दंग रह गए। ऊपर जितने गुंडे मरते जाते उससे और ज्यादा अचानक से सामने आ जाते। मानस और बानी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, पर उनकी आधी से ज्यादा फोर्स खत्म हो चुकी थी। वीर आद्या और रश्मि जी को घर छोड़ चुका था और कार गैराज में खड़ी करने आया था। तभी उसे ना जाने क्या सूझी, उसने अपनी गाड़ी वापस उसी जगह घुमा ली और सोचने लगा, अभी तो मानस और वानी वहीं होंगे और अंकल आंटी भी कार ले गए होंगे, तो वानी किससे आएगी? अगर कहीं वो मानस की बुलेट पे बैठ गई, माना कि वो दोस्त है, पर मिस खड़ूस राय के मामले में कोई समझौता नहीं। वीर ने कार स्टार्ट की और वापस उसी डायरेक्शन को मोड़ लिया। अब तक तो मानस और रौनक की गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो दोनों ने अपने बाजुओं का सहारा लिया, पर कियान तो अपने अंदाज में लड़ रहा था। उसने एक गुंडे पर गन पॉइंट की, पर फिर अजीब सा मुंह बनाकर उससे पूछा, क्यों, तेरी बीवी है क्या? नहीं, पर तुझे उससे क्या, मरने के लिए तैयार हो जा और सुन, सिंगल होने में जो मजा। इससे पहले गुंडा कुछ बोल पाता, कियान ने उसकी कनपटी एक साथ 2 गोलियां डाल दी। सारे गुंडे उसी को देखने लगे तो वो तुरंत बोला, अरे भाइयों, हमें एक तो सबाना नहीं मिल रही, ऊपर से ये बता रहा सिंगल में मजा है। गुस्सा दिलवाएगा तो जान से ही तो जाएगा। सबका ध्यान भटका देख वानी ने इकट्ठा फायरिंग कर दी, जिसमें वो कामयाब भी हुई। अब लगभग गुंडे खत्म हो चुके थे और वानी की गोलियां और उसकी पूरी फोर्स थी। सिर्फ 4-5 गुंडे ही बचे थे, जिन्हें मानस और रौनक ने संभाल लिया था। रौनक ने तो लड़ते लड़ते एक को नीचे भी फेंक दिया था, और नीचे खड़े शख्स ने जब ऊपर देखा तो दंग रह गया। अब वो बस किसी तरह ऊपर उन सब के बीच जाना चाहता था। बहुत खोजने के बाद उसे एक खिड़की खुली दिखी, क्योंकि दरवाजा बंद था। बानी आगे बढ़ी और अपना कैमरा निकाल रिकॉर्डिंग पूरी की, और वो ब्रीफकेस बंद करके पकड़ा ही था कि किसी एक गुंडे ने उसकी बाह पे गोली चला दी। पर बानी की चीख निकलने के बजाय सबको किसी और की आवाज़ सुनाई दी। सबने उस ओर देखा तो कोई और नहीं, बानी का वीर था। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वीर ने छट से दौड़ के उसको अपनी बाहों में भर लिया। बानी की आंखें लाल के साथ हल्की नम भी हो चुकी थी। वीर ने जल्दी से भाग के बानी को अपनी बाहों में भर लिया। बानी की आंखें भी लाल होने के साथ साथ हल्की नम भी हो चुकी थी। हालांकि चोट उसकी बाह पे लगी थी, पर फाइट करने की वजह से वो कमजोर हो चुकी थी। आखिर थी तो वो भी एक 0 फिगर की पतली सी लड़की।
तुम करने क्या आई थी यहाँ पर? गुस्से से सनी आंखों से वीर बोला। वीर की लाल आंखों में बानी को फिक्र साफ नजर आ रही थी और बेइंतहा प्यार भी, जिसे वो जानबूझ के अनजान रहना चाहती थी। वीर ने बानी को अपना सपोर्ट दिया और उसका कंधा अपने हाथों से संभाल लिया। बानी उसके बगल में एकदम से सट के जा लगी। उसने अपनी नजरें वीर की ओर करी तो वीर ने उसको और कस के पकड़ लिया, लेकिन जाते जाते उसने अपनी पॉकेट से गन निकाली और गुस्से में 3 गोलियां उस आदमी के सीने में डाल दी जिसने उसकी बानी को चोट पहुंचाई थी। सब हैरानी से वीर को देख रहे थे। सबने पहली बार उसको इतने गुस्से में जो देखा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वीर भी अपने पास गन रखता होगा, यहाँ तक कि बानी भी। पर वो उसके चेहरे को देखकर एक बार फिर निस्तब्ध हो चली थी। उसी चेहरे को देख जिसपे गुस्सा, प्यार और परवाह सब देख पा रहे थे। वीर जानता था बानी को दर्द तो हो रहा होगा, पर वो अपने मुंह से कुछ बोलेगी नहीं। उसकी आंखों की नमी वीर को उस बात की गवाही दे रही थी। वीर ने अपना रुमाल बानी की बाह पे बांधा और अपनी गाड़ी में जा बिठा दिया। अंदर कियान को मानस ने इशारा किया सब इल्लीगल चीजें बटोरने का, जो एक फिल्म के जैसे सब कुछ देख रहा था। लाइफ जोन हॉस्पिटल। बानी की ट्रिप चल रही थी और उसके पास से वीर हाथ बांधे खड़ा सिर्फ उसी को देख रहा था। कुछ मिनट बाद नर्स बानी की मलहम पट्टी करके चली गई। अब बताओ क्यों गई थी वहां? वीर उसके थोड़ा पास आकर बोला। उसके आते ही बानी उठने को हुई तो दर्द की वजह से उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। उसने मुंह पे हल्के से हाथ रख लिया। वीर ने तुरंत आंखें दिखाई और बेड पे अच्छे से लेटा दिया। फिर उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उठने के लिए नहीं बोला था, सवाल पूछा था तो उसका आंसर करो। डरती नहीं हूं मैं तुमसे जो ऐसे आंखें दिखा रहे हो। बानी दूसरी ओर देखकर बोली, अच्छा वो तो अभी देखा मैंने। वीर हल्के से मुस्कुरा दिया बानी के बचपने पे। तो बानी चिढ़ गई और उसी को देखकर बोली, क्या है तुमको? देखो चुपचाप या तो बाहर जाओ या नहीं नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं, बाहर ही जाओ सीधी। उसके इस ऑर्डर पर वीर ने पास ही एक कुर्सी खिसका ली और आराम से बैठते हुए बोला, मैं तो जाने से रहा, तुम्हें क्या अभी और लड़ाई करनी है? अगर करनी है यही करो, थोड़ा मैं भी देख लूंगा। बैठे रहो फिर यहीं, और नींद आ जाए तो नीचे से सो जाना, बिस्तर भी मंगवा दिया जाएगा ना। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे लिए तो फैंस है ना, तुम्हारी शक्ल दिख जाए बस छिपकली जैसी चिपक जाएंगी। ओके। वानी मुंह बना के मुंह बोली तो वीर को हंसी आ गई, पर अपनी हंसी कंट्रोल कर वो बोला, हाँ ये आइडिया तो और भी अच्छा है। अब वानी के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो जानती थी वीर से कभी नहीं जीत पाएगी, इसलिए उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली, ये जताने के लिए कि वो सो चुकी है। पर वीर भी कहाँ कम था। वो चुपके से उठा और जाके उसके बगल में बैठ गया। बानी अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। वीर ने अपना हाथ उसके माथे पे रखा और धीरे से उसका सर सहलाने लगा। अब बानी को भी एहसास हो चला था कि ये वीर ही है। फिर भी वो लेटी रही और उसको भी पता न चला कि कब वो गहरी नींद में चली गई। वीर ने देखा जब वो सो चुकी है तो हल्के से उसके माथे पे किस कर ली और तुरंत अलग हो गया। इधर प्रवीर जी, जिन्हें मानस ने कॉल करके सब कुछ बता दिया, बाहर से सब देख रहे थे। दोनों को देख वो सब कुछ समझ चुके थे। बानी को उनसे ज्यादा कौन जानता होगा, और इसलिए वो खुश भी थे। मन ही मन वो यही दुआ मांग रहे थे कि कल जल्द से जल्द बानी को भी इस बात का एहसास हो जाए। मगर उनकी जिद्दी बानी ऐसा कुछ नहीं मानेगी, ये भी उन्हें बखूबी पता था। जहाँ प्रवीण जी को बानी का मकसद और भी सब कुछ मालूम था, वहीं सृष्टि जी इन सबसे अनजान थे। उन्हें तो बानी की चोट का पता भी नहीं था, क्योंकि प्रवीण जी ने उन्हें बताया ही नहीं था और मानस को भी बताने से मना किया था। लंदन, एक बड़ा आलीशान सा बंगला, जहाँ हर रोड लग्जूरियस चीजें ही रखी थी। हर एक चीज सोने की तरह चमक रही थी। हर शोपीस को ऐसे रखा था कि देखने वाला तुरंत ही वाह वाह करने लगे। एक साइड हॉल में बड़ा सा सोफा रखा हुआ था जिसमें मखमली से पिलो 4 चांद लगा रहे थे। सामने कुछ शराब की बोतलें पड़ी थी। चकाचौंध से भरा वो बंगला आलीशान तो था, पर वहां की वाइब्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं। उस बड़े से सोफे पे 40-45 उम्र का आदमी कई हसीनाओं से घिरा अय्याशी के मजे ले रहा था। वो आदमी बार बार अपने पास मौजूद उन अंग्रेजी लड़कियों के जिस्मों को बड़ी खिलौने तरीके से छूता और शराब का घूंट कहीं उनके ऊपर तो कभी अपने मुंह पे डाल देता। वो ऐसा अनगिनत बार कर चुका था। तभी एक और आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ फाइल थी जिन्हें उसे अपने बॉस के सामने पेश करना था। बस ये पूरे में जो अपनी जगह है
ये वहां की फाइल है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से चंद शब्द उसके मुंह से निकले। हाँ। लड़कियों से घिरे आदमी ने अपना एक हाथ हवा में उठाया तो सारी लड़कियां ऊपर कमरे की तरफ चली गई। अब सिर्फ वहां दो लोग ही मौजूद थे। तिरनेस लड़खड़ाते कदमों से फाइल के पास आया और तुरंत ही उसने आदमी के हाथ से फाइल छीनी। उसने पूरी फाइल बड़े इत्मीनान से पढ़ी। फिर आदमी को देखते हुए बोला, ये जगह भी चली गई क्या? जानी तो नहीं चाहिए थी। क्यों रे? बड़ा माल पड़ा था उधर। जी जी बॉस। तो जी जी क्या बोल रहा है तू? मुंह में जबान नहीं है तेरी? बॉस, वो पूरे विमान नगर में अपनी जो बड़ी टंकी है उधर से सारा माल गायब है। यही आपको बताना था। वो आदमी अब त्रिनेश के सामने हिम्मत से बोल पा रहा था। उसकी बात सुनकर त्रिनेश बिना किसी भाव से उसी की ओर बढ़ा और अपने हाथ में पकड़ा शराब की बोतल उसके सर पे कस के तोड़ दी। आदमी ने हाथ अपने सर पे रखा जहां से बहुत तेजी से खून बह जा रहा था। कुछ पल बाद वो निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। वहीं तिड़ेस उसकी लाश को देख बोला, बुरी खबर सुनाने आया था? तेरे जैसों को तिड़ेस कभी नहीं छोड़ता। फिर गुस्से में एक लात उसको जड़ नशे में बड़बड़ाते हुए बोला, उस छोकरे का तो राम राम करा था। अब कौन पैदा हो गया? जो भी हो, अब तो हिंदुस्तान जाने को पड़ेगा इसी बहाने। भतीजा भतीजी और भाभी जी से मिलेगा तिलेश। ना ना, एक संस्कारी बालक तिलेश। कहने का बाद वो भी सीढ़ियों से होते हुए उसी ओर बढ़ गया जिधर उसने विदेशी लड़कियों को भेजा था। वानी की आंख अब खुल चुकी थी और खुलते ही उसकी पहली नजर वीर पे गई, जो आंख बंद किए हुए वहीं बैठा था। वानी उसको बड़े ध्यान से देखने लगी। एक सेकंड के लिए भी उसने अपनी नजरें वीर से नहीं हटाई थी। मैं आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ क्या? वैसे लगता तो रोज हूँ, पर आज ज्यादा। तभी तो तुम मुझे टुकुर टुकुर ताक रही। वीर के अचानक बोलने से वानी हड़बड़ा गई और सामने दीवार की तरफ अपनी नजरें फेर कहने लगी, तुमको तो मैं कभी न ताकूं। वो पानी चाहिए था तो उसी को देख रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि पानी को देखने से वो खुद बोलेगा, आप मुझे पियोगे क्या? वानी को हंसी तो आ रही थी, लेकिन वीर के सामने वो हंसना भी नहीं चाहती थी। उसको देख वीर ने बड़े प्यार से उसकी तरफ पानी का गिलास बनाया और पीने को बोला। फिर वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया और जब वापस आया तब उसके साथ प्रवीर जी और उनके हाथ में खाने की थाली थी। फिक्र मत करो, ढाबे से खाना लाया हूँ। वीर दवाइयां निकालते हुए बोला। तो बानी के चेहरे पे स्माइल आ गई और प्रवीर जी अंदर से मुस्कुरा रहे थे। प्रवीर जी ने बानी को अपने हाथों से खाना और दवाई खिलाई और उसको आराम करने का बोल रिसेप्शन को चले गए। मानस और कियान भी वहीं पहुंच चुके थे, पर वानी ने उनको मना कर दिया कि ये खबर मीडिया तक बिल्कुल भी ना पहुंचे। उसका हालचाल पूछ वो दोनों जाने को हुए। तभी मानस ने वीर को आराम करने के लिए घर जाने को कहा। वीर तो ठहरा, वीर अपनी बानी को छोड़, वो और आराम? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अब बानी को लेटने में दिक्कत हो रही थी, पर वीर से कहना भी नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप बैठी रही। वीर उसको ही देख रहा था और उसकी पगलैती पर हंस भी रहा। कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ वो बोला, क्या हुआ, लेटना? वानी ने सिर्फ अपनी मुंडी जोर से हाँ में हिला दी। वीर उसके पास आया और अपना हाथ और तकिए का सपोर्ट देकर उसे आराम से लिटा दिया। लिटाते वक्त वानी उसकी आंखों को ही देखती जा रही थी। वहीं वीर सब जानकर भी अनजान बनते हुए सोच रहा था, तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रही? ये अभी तो नहीं जानता, लेकिन जल्द ही पता लगा लूंगा। फिर भी उस एक दिन का इंतजार रहेगा जब तुम मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ पूरी विश्वास से सब कुछ मुझे बताओगी, और वो दिन जल्द ही आएगा। वानी की हालत में अब सुधार था, इसलिए डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। प्रवीर जी ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और जानबूझकर अकेले चले गए। उन्होंने वीर को वानी की जिम्मेदारी दी और मानस को भी इन्फॉर्म कर दिया। इधर वानी धीमे कदमों से बाहर आ रही थी। वजह थी सृष्टि जी। उसके सामने बार बार अपनी मम्मी का चेहरा घूम जाता। कभी वो अपने बाजू को देखती जहाँ गोली लगी थी, और कभी सृष्टि जी के ख्यालों में गुम हो जाती बेचारी। वो जब बाहर आई तो उसकी नजर वीर पे गई, जो गाड़ी की डिक्की में कुछ सही कर रहा था। पानी के कदम उस ओर बढ़ गए और ना ही अयास ही उसके मुंह से बोल पड़े, क्या कर रहे हो? स्क्रू टाइट कर रहा हूँ, ढीला हो गया था। वीर ने बिना देखे जवाब दिया, अपने यहाँ का टाइट कर लो, ज्यादा जरूरत है। वानी अपनी उंगली को दिमाग के साइड रखते हुए बोली। अब वीर ने उसकी ओर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। वीर ने डिग्गी बंद की और आगे आया, तुम्हारा यहाँ का टाइट कर दो, मुझसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें है। वीर बानी के पास आया, जो बड़े आराम से गाड़ी का देख में खड़ी थी। तो फिर तुम अपने घुटने का टाइट कर लो।
अब बानी की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। मेरे घुटने तो सही है, वीर ना समझी के भाव से बोली, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो घुटने में है ना। कहकर बानी खुद ही हंसने लगी। इधर वीर तो उसकी मुस्कुराहट में खो गया था। वो मन ही मन सोच रहा था, ओ हो, तो मिस खड़ूस राय अभी मस्ती के मूड में है। नॉट बैड। वीर उसके करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, मिस, इतनी मस्ती कहीं भारी ना पड़ जाए आपको। कभी मेरा भी टाइम आएगा। फिर वो उसके कानों के बाल हटाकर होने से बोला, और जब मेरा टाइम आएगा तब ना तुम्हारी शक्ति काम आएगी ना ही मस्ती। समझ रही हो ना। वीर तुरंत पानी से दूर हुआ। उसने वानी को साइड का गेट खोला और जाके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पानी अभी भी वैसी की वैसी ही बिना किसी भाव के खड़ी थी। क्या हुआ, कार ड्राइव करनी है, वो भी ऐसे हाल में। वीर उसको खड़ा देख शरारती अंदाज में बोला तो वानी अपनी आंखें छोटी करते हुए तुरंत बैठ गई। वीर ने मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट की और घर की ओर मोड़ ली। वानी चुपचाप बैठी ही थी कि उसके कानों में किसी की सीटी बजाने की आवाज पड़ी। उसने वीर की ओर देखा तो बड़े आराम से अपनी मुंडी हिलाते हुए सीटी बजा रहा था। वानी कुछ देर तो उसको घूरती रही, फिर खुद ही बड़बड़ाई, मैं क्या इसको इसकी फैन गर्ल दिख रही हूँ जो ऐसे सीटी बजा रहा है। नौटंकी कहेगा। वीर का तो अभी भी वही सीटी चालू था। तंग आकर वानी ने गाड़ी में लगे एफएम की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वो पूरा सिस्टम ही अलग रखा था। वानी ने हैरानी से उस सिस्टम को हिलाया तो वो अलग से सिर पकड़ा। उसको क्या शोपीस बना दिया तुमने। अपनी भवें से कोड़ो बोली, हाँ, क्योंकि जब दो लोग साथ में जाते हैं तो ये कबाब में हड्डी बन जाता है। वो बात करना चाहते हैं तो ये अपनी शक्ल दिखा के कहता है, आओ मुझे चलाओ, अपनी फीलिंग बताओ, मैं गाना गाऊंगा, दिल का हाल सुनाऊंगा, और पता है क्या, फिर मुलाकातों में बातें अधूरी रह जाती। वीर ने अपनी खत्म की और पानी को देखा तो वो बड़ी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, पर अंदर से उसको कितनी हंसी आ रही थी ये वो ही जानती होगी। तुम कंटिन्यू करो फिर अपनी मधुरता। पानी ने बाहर देखते हुए कहा, ताकि उसकी हंसी कहीं फूट ना पड़े। हंसी आ रही है लेकिन हंसोगी नहीं। ये लड़की उस मिस खड़ूस राय वीर बुदबुदाया और मीरा से अपने बाल संभाल रही। बानी को हल्की हल्की नींद आने लगी थी तो उसने झपकी लेना सही समझा। जब वीर ने देखा कि बानी को नींद आ रही है तो उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, जो बानी को एक तरह से रिलैक्स कर रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी राय बिला के सामने खड़ी थी। वीर की नजर बानी के सोते हुए चेहरे पे चली गई, जिसपे इस वक्त दुनिया जहां का सुकून था। बानी का एक हाथ उसके दूसरे हाथ पर था और उसका सर सीट से टिका था। वीर के हाथ उसकी ओर बढ़ गए। उसने बानी का हाथ लिया और हल्के से अपने घुटनों की छाप उसके हाथों पे छोड़ी। बानी तो जैसे किसी सपने से जाग गई। क्या हुआ, सो लो, अभी तो रात है। वीर एकदम सीरियस होकर बोला। पहले तो वानी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो जल्दी से गेट खोलते हुए बोली, थोड़ी देर के लिए मुंह बंद नहीं रह सकता तुम्हारा। लेकिन हड़बड़ में उसकी बाह पे जोर लगा, जिस वजह से उसको एक तेज दर्द ने रोक दिया। वीर ने जब देखा तो जल्दी से उतरा और पानी की ओर का गेट खोल बड़े प्यार से उसको सपोर्ट देकर बाहर निकला। पानी ने दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद की। दोनों अंदर साथ में आए तो सामने से सृष्टि जी आते हुए दिखी। वानी ने वीर के हाथ को पकड़ रखा था और वीर ने उसके कंधे से। सबसे पहले वीर ने वानी को सोने पे बिठाया। फिर वो सृष्टि जी रास्ते में आ गया और उन्हें एयरपोर्ट ले जाकर उनसे कहने लगा, आंटी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब बता दूंगा। आप अपनी बेटी को जानती है ना, वो कुछ नहीं बताएगी। ये तो आपको पता ही है ना, बानी राय के कितने दुश्मन फैले हुए हैं। हर किसी से इसको लड़ाई झगड़ा मोल लेना होता है। तो हुआ बस ये कि गोली तो इन मिस को ही लगनी थी, पर चलाने वाला एकदम उल्लू था। उसका निशाना चूक। बस समझिए भगवान की कृपा है, वरना तो बानी को गोली तो नहीं लगी ना। अरे आंटी बेफिक्र रहिए, बस हल्की सी चोट लगी है, गोली तो उड़ के दूसरी ओर चली गई थी। सृष्टि जी ने वीर के सर पे हाथ फेरा और शुक्रिया अदा करते हुए बोली, बेटा, बता नहीं सकती मैं तुम्हारी कितनी आभारी हूँ। तुम हॉस्पिटल में भी रुके सिर्फ पानी के लिए, उसका इतना ख्याल रखा, और एक ये लड़की। अरे नहीं नहीं आंटी, बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इधर बानी दोनों को देख अपना दिमाग चला रही थी और इस टाइम उसको यही समझ आ रहा था, हो ना हो वीर कुछ उल्टी पट्टी पढ़ा रहा होगा उसकी मम्मी को। सृष्टि जी उसके पास आए और उसका हाल चाल पूछा, फिर उसको आराम करने का बोर्ड रूम में भेज दिया। कुछ दिन बड़े अच्छे से बीत गए। अब पानी भी ठीक हो चुकी थी, साथ ही वीर की केयर सबको दिख रही थी और सभी बहुत ही खुश भी थे। लेकिन बानी के रिएक्शन देख सबकी खुशी गायब हो जाती थी।
एक तरीके से वानी भी खुश रहती थी वीर के साथ। वीर का साथ पाकर वो सब कुछ भूल जाती थी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बन रही थी। मानस को भी अब रौनक का सच पता चल चुका था। आद्या को बिजनेस रेल तेल चीजें वानी समझा देती थी, और जब कभी वो फ्री नहीं होती तो मानस ही आद्या की हेल्प करता था। और उस टाइम बेचारी आद्या कुछ बोल भी नहीं पाती थी मानस के सामने। तथा अपनी बचकानी बातों से सबको हंसा देती थी। वहीं रौनक जब जब उसको देखता, खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। वीर को छानबीन से इतना तो पता चल गया था कि वानी का जरूर कोई ना कोई मकसद है, पर क्या, ये अब तक सवाल था उसके लिए। इधर रौनक वानी को लोकेशन बताता तो वो मानस और कियान की मदद से छापा मारती और सारी इलीगल चीजें अपने अंडर में ले लेती। अब तो वीर को भी खबर रहती थी, पर वानी के सामने वो अनजान ही बना रहता। धीरे धीरे करके टीके की सिर्फ 10% माल ही इंडिया में बाकी रह गया था, और जैसा कि वानी ने सोचा था, वो सच में बौखलाया। लंदन। बहुत ऊंची सी बिल्डिंग के 35वें फ्लोर के केबिन में बैठा एक आदमी, जिसकी मुट्ठियां और जबड़े कसे हुए थे और नजरें नीचे जमीन को घूर रही थी, वो कोई और नहीं, दिनेश खुराना ही था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो वहां रखी डेस्क को उसने इतनी जोर धक्का मारा कि वो कांच की खिड़की तोड़ सारा सामान अपने साथ नीचे नीचे जा गिरी। ये देख वहां खड़े सारे आदमी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दिनेश एक झटके से उठा। उसने पास खड़े एक आदमी को शर्ट से पकड़ा और घसीटते हुए एकदम किनारे पे लटका दिया। बोल रहे ये झूठ है। उधर इंडिया में कौन ऐसा पैदा हुआ जिसके पास मेरा सारा माल पड़ा है? बोल, मुंह खोलना। दिनेश की नजरें उस आदमी पर टिकी थी और आदमी के नीचे अपने कपकपाते होठों से हिम्मत रखते हुए बोला, बॉस, आप इंडिया जाके पता कर लो। दिनेश के चेहरे पे एक मुस्कान खेल गई। वो उस आदमी का कॉलर छोड़ने ही वाला था कि एकदम से उसको अंदर ला गिरा दिया। आदमी ने एक बड़ी सी चैन की सांस ली तो दिनेश कुर्सी घुमाते बोला, आज तो अपनी जुबान की वजह से बच गया, नहीं तो पता ही होगा तेरा क्या हो सकता था। पर बॉस, हम मतलब आप रुकोगे कहाँ इंडिया में? उनमें से एक बोला। दिनेश ने कुर्सी पर पैर रखा और अपने चेहरे पे उंगली फिराते बोला, भाभी माँ के पास। आज वानी थोड़ा जल्दी में थी। जल्दी से तैयार होकर उसे महाजन पैलेस को निकलना था। वह ये था, आद्या को किसी टॉपिक पे वानी से कुछ समझना था। रश्मि जी ने आद्या को बोला भी था कि ऑफिस जाके समझ ले, लेकिन ऑफिस में मानस जो उसे समझाता था, इसलिए तो वो समझने से कम अपने मान जी को ज्यादा ताकते रहता था। और इसी वजह से बेचारी के जब सर में घुस ही नहीं पाता था तो ऊपर से कैसे जाता। हालांकि वानी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो अंदर से खुश भी थी कि पहली बार वो महाजन पैलेस को जा पाएगी। रश्मि जी ने वानी का वेलकम किया और अंदर ले आई। वो हर जगह टुकुर टुकुर ताक रही थी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह जो नई नवेली जगह का मुआयना करते हैं। तब तक आद्या भी वहां आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे से मिली, बिल्कुल किसी दोस्त की तरह। बीते दिनों में दोनों की बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग हो चुकी थी, जिसमें दक्षा भी शामिल थी। कुछ देर में रश्मि जी वहां आई और वानी से नाश्ता का पूछा। वानी मना भी नहीं कर पाई क्योंकि वो घर से खाली पेट जो आई थी। सबने नाश्ता किया। इधर वानी ने गौर किया कि आद्या बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। वानी उसको देख तुरंत समझ गई, मानस तो नहीं आएगा, शायद वो किसी काम में बिजी है, इसलिए बड़ा अफसोस जताते हुए वानी बोली। रश्मि जी ने जब वानी को देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी। रश्मि जी कुछ समझ तो नहीं पाई, लेकिन चुपचाप आद्या के रिएक्शन को देखती रही। इधर आद्या ने जब ये सुना तो अपना क्यूट सा फेस प्लेट में घुसा दिया और नजरें नीचे करके खाने लगी। काफी देर तक जब उसको कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो उसने अपनी मुंडी ऊपर उठाई तो पाया दोनों के दोनों उसी को देख के हंसे जा रहे थे, और फिर उनकी हंसने की आवाज तेज हो गई। अब तो आद्या के भी दांत निकल आए थे, लेकिन शर्म के मारे सबने नाश्ता खत्म किया तो रश्मि जी दोनों को देखते हुए बोली, आदू, आज बानी पहली बार हमारे घर आई है, उसे घर भी दिखा दीजिए। बानी के तो मन की मुराद पूरी हो गई जैसे। वो खुशी खुशी आद्या के साथ चल पड़ी। वानी ने गौर किया, हर एक चीज बड़े ही तरीके से सजी हुई थी। जितना बड़ा घर था उतनी ही सिंपलिसिटी। आद्या ने उसे अपने और रश्मि जी के कमरे दिखाए, जो जितने सिंपल उतने ही एलिगेंट दिखे। फिर वो आद्या के साथ ऊपर के कमरों में गई। नीचे तो तुम और आंटी, तो ऊपर? वानी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। शायद वो आद्या के मुंह से ही सुनना चाहती थी। हाँ दीदू, इधर वीर भाई रहते हैं, लेकिन अभी वो रूम में नहीं होंगे।
उनको सुबह उठना अच्छा लगता है, फिर वो टेरेस पे जाएंगे और फिर काम पर। रूम हल्का सा खुला था। बानी ने धड़कते दिल के साथ उसको धक्का मारा तो वो पूरा खुल गया। बानी की नजर सबसे पहले उसके बेडरूम के ऊपर लगी फोटो के ऊपर पड़ी, जिसमें वो कातिलाना पोज दिए बैठा था और बाल माथे पर आकर उसको गजब का लुक दे रहे थे। बानी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उसने गौर किया, वीर की फोटो स्वीट की छोटी बड़ी तस्वीरें पूरे कमरे में लगी थी, लेकिन फिर वो कमरा किसी लड़के का लग ही नहीं रहा था। हर एक चीज अपनी जगह पे थी, जो उस कमरे पे चार चांद लगा रहे थे। तो अभी वीर घर पे है क्या? बहुत ही हिम्मत कर बानी ने आधे से पूछा। दीदू, अभी तो वो चाचा को लेने गए हैं। काफी सालों बाद वो लंदन से वापस जो आ रहे हैं, और मुझे तो याद भी नहीं कैसे दिखते हैं। जब मैं सिर्फ 10 साल की थी तभी वो चले गए थे। आप भी मिल लेना उनसे। मैं कोशिश करूंगी। पॉसिबल तो नहीं लग रहा है शाम तक रुक पाऊं, फिर भी देखते हैं। बानी आद्या को देखते हुए बोली तो आद्या ने अपनी सर हिला दिया। बानी देखते देखते अब स्टडी टेबल के पास आ पहुंची, जिधर स्पेक्स और बुक्स रखी थी। वीर चश्मा भी लगाता है क्या? बानी के चेहरे पे ये पूछते वक्त एक दिलकश मुस्कान थी। जब जब वो पढ़ाकू बनते हैं, मतलब जब यहाँ आके रीडिंग करते हैं, तब तब। वो देखिए चश्मिश भाई। आधे ने उंगली से एक तस्वीर की ओर इशारा किया जो वही टेबल पर रखी थी, जिसमें वीर सच में बड़ा प्यारा लग रहा था। बानी ने उस फोटो को हाथ में लिया और उसको देखते हुए हंस पड़ी। आद्या भी बानी को ऐसे देख खुश थी। बानी सबको देखते हुए कबर्ड के पास आई और वहीं खड़ी हुई थी कि आद्या बीच में ही बोल पड़ी, नहीं दीदू, भाई ने मना किया है किसी को कबर्ड खोलने से। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास बात है इसमें? मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक बार वो बता रहे थे कि इनमें उनके फीमेल फैंस की पिक रखी है, जो वो किसी को नहीं देखने देती। आद्या ने अपनी तिकड़म लगा के ये लाइन अपने मन से चिपका दी और चुपचाप खड़ी हो गई। तो फिर मैं रहने देती हूँ, उसे बुरा लग जाएगा। वैसे भी मुझे नहीं देखनी उनके फीमेल फैंस की पिक। वानी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और बाहर निकलने लगी। अब आद्या और वानी आद्या के कमरे में गई और आपस में समझने समझाने का काम शुरू हुआ। इस टाइम आद्या खुद को कितना लकी मान रही थी कि उसे उसकी आइडियाज समझा रही है। इससे अच्छी बात उसके लिए क्या हो सकती थी? दोपहर का वक्त। आद्या और बानी आपस में बिजी ही थी कि बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। आद्या पहले उठी और हल्का सा दरवाजा खोल के देखा तो एक बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पे फैल गई। उसने जल्दी से बानी को आने का इशारा किया और बोली, दीदू, चाचा आ गए हैं, आप भी मिल लो आकर। इतना बोल वो जल्दी से आगे बढ़ गई और बानी वहीं खड़ी सब कुछ देखती रही। रश्मि जी, आद्या और वीर उनके चाचा से मिलके बहुत खुश थे। अरे, ये तो कितनी बड़ी हो गई है। नाम था आद्या। हाँ, आद्या। एक भारी आवाज बानी के कानों से टकराई, पर वो उनके चाचा का चेहरा उनकी पीठ आगे होने की वजह से नहीं देख पा रही थी। अचानक ही उनके चाचा सामने एक बड़ी सी तस्वीर की ओर बढ़े तो सबकी नजरें उधर ही टिक गई। भाभी माँ, भैया कितने कम दिनों में हम सबको छोड़कर चले गए। पता है आपको मैं कितना याद करता था सबको, और भैया उनको तो अभी भी करता हूँ। वानी को समझ आया कि हो ना हो ये वीर के पापा होंगे, लेकिन अब तो आपने सब बना लिया अपने दम पर। अरे, हमारे वीर के पास क्या कुछ नहीं है ये बोलो। आद्या बिटिया भी जल्दी ही सेटल हो जाएगी। अरे नहीं नहीं दिनेश, सेटल होना तो आद्या का फैसला होगा, लेकिन पहले वो कुछ बनना चाहेगी। रश्मि जी बोली तो सबसे बड़ा धक्का पानी को लगा, लेकिन अभी भी वो नाम को लेकर कंफ्यूज थी। तभी रश्मि जी की नजर पानी पर पड़ी तो उन्होंने उसे बुलाया। तभी सबका ध्यान उसकी ओर गया। पानी धीमे कदमों से उनकी ओर आई और एक टक दिनेश को देखने लगी। दिनेश भी जब उसकी ओर पलटा तब वानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या हुआ बेटा? माई सेल्फ दिनेश महासन, मुस्कुराते हुए दिनेश बोला। लेकिन बानी तो अब भी वैसी की वैसी खड़ी थी। वहीं आद्या, रश्मि जी बानी को ताके जा रही थी और वीर बानी को लेकर सबसे ज्यादा सोच में था। उससे अच्छे से बानी को कौन समझ पाया था? सब सोच रहे थे कि एकदम से बानी बोल पड़ी, नमस्ते अंकल, मैं बानी राव। अरे, मिलना मिलाता तो चलता ही रहेगा। खाने का टाइम भी हो गया, चलो सब जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जाओ टेबल पर। रश्मि जी सबको देखते हुए बोली और किचन में चली गई। कुछ देर बाद सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर थे। रश्मि जी ने खुद सबको खाना सर्व किया और जाके खुद भी बैठ गई। तिड़े ने गिलास से थोड़ा पानी लिया और प्लेट के चारों ओर अचवाते हुए मंत्रोच्चारण किया। फिर बहुत ही श्रद्धा दिखाते हुए अपने हाथों को आपस में जोड़ पहला निवाला मुंह में लिया। बानी और बाकी सब ये सब करते उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। भाभी माँ, आपके हाथों में आज भी वही लाजवाब स्वाद है जो सालों पहले हुआ करता था।
आज बहुत सुकून मिला आपके हाथों का खाना खाकर। दिनेश, गर्व तो हमें आप पर हो रहा है। आप लंदन में रहकर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले और जमीन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बानी बेटा की तरह। रश्मि जी ने कहा तो दिनेश मुस्कुरा दिया, पर बानी को नजरें अब भी उसी के ऊपर थी। वो दिनेश की हर एक चीज बड़ी बारीकी से नोट कर रही थी। दिनेश खुराना और महाजन, तुम्हारे संस्कारों में छुपा असली नकाब तो मैं हटाऊं। इन अच्छे लोगों का विश्वास तुम बुरी तरह से तोड़ने की गलती कर रहे हो। फिलहाल तो मुझे ये जानना है, क्या तुम मेरी आइडेंटिटी से वाकिफ हो या नहीं। वानी ये सब खाते खाते सोच रही थी। तिरने से एक नजर उस पर डाली और हल्की सी टेढ़ी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। वानी ऊपर टेरेस पर खड़ी आसमान निहार रही थी। मौसम भी अच्छा था, मंद मंद हवाएं उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी, पर उसके दिमाग से तिरनेस की सारी बातें, सारी आदतें किसी फिल्म की जैसे घूम रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बगल में खड़ा हो गया। तुम यहाँ किस सोच में डूबी हो। वीर की निगाहों ने उसकी निगाहों का पीछा किया तो पाया वो सामने देख रही है। तुम यहाँ किस लिए चले आए। वाणी ने जवाब देने के बजाय सवाल पूछा। घर मेरा, छत मेरी, मर्जी भी मेरी, तो जब मन करेगा मैं क्यों ना आऊं। वीर अब भी सामने देखा। हाँ, वाणी ने कहा और अपनी पलकें झपकाई। तुम चाचा को लेकर सोच रही हो ना। इस बार वीर के सवाल से वाणी ने उसकी ओर देखा, पर बोली कुछ नहीं तो वीर खुद बोल पड़ा। वो सच में ऐसे ही है, बहुत ही संस्कारी है। बल्कि मैं तो खुद सोचने लगता हूँ, लंदन में गए तब भी वो हम सबको नहीं भूले, अपने परिवार को नहीं भूले, अपनी संस्कृति को नहीं भूले। और पता है क्या, यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती। पापा की डेथ के बाद वो हमारे साथ रहे, वरना सब तो तुरंत हित जायदाद मांगने पर उतर आते हैं। पूरे 1.5 महीने तक हम सबको संभाले रखा, पर फिर वो अपनी किस्मत आजमाने लंदन चले गए। बानी बड़ी ध्यान से वीर के चेहरे को देखे जा रही थी। विश्वास, अपनापन और प्यार वीर के चेहरे से साफ झलक रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी, लेकिन वीर की आंखों ने उसे इस बात की इजाजत दी। वीर ने अपनी बात पूरी की तो पाया बानी उसी की ओर ही लगाए है। वो उसकी ओर घूमा और उसकी ठुड्डी को अपनी उंगली से थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कभी कभी दिल की बात सुन लेनी चाहिए, दर्द कम हो जाता है। बानी बड़ी ही मासूमी से उसको देख रही थी। अचानक ही उसकी आंखों से एक बूंद वीर के हाथ पर आ गई। वीर ने अपने हाथ को देखा, फिर हौले से उसके आंसू पोंछ लिए और उसके माथे पे अपने होठ की छाप छोड़ी। अब इन्हें बहाने का सोचना भी मत, वीर ने कहा, लेकिन बानी अब भी वैसी खड़ी थी। अगर मैं कहूँ ये अकेले में अब रोज बहेंगे तो भी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वीर के इस तरह बोलने पर बानी के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वीर का किसी का कॉल आए तो वो नीचे आ गया। इधर बानी मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है। आज जो फैसला मैं लूंगी, उम्मीद है वीर तुम मुझे समझो। जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट होगी, पर कहते हुए उसने एक ठंडी हाँ भरी राय मिला। बानी के मम्मी पापा आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर बानी पर गई, जो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए आ रही थी। वो बिल्कुल भावहीन थी। ना ही उसने अपने मम्मी पापा की ओर देखा, बल्कि उसकी नजर जमीन पर गई। आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी। बानी उनकी ओर आते हुए बोली, तो यहाँ आओ, बैठकर बात करते हैं। सृष्टि जी हंसते हुए बोली। बानी को समझ नहीं आ रहा था कैसे बोले जो वो बोलना चाह रही थी। पापा, वो मुझे वीर से शादी करनी है। पर वीर जी और सृष्टि जी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर सृष्टि जी जल्दी से बोली, तो ये सच्चे मन से कह रही है या फिर कुछ और। मम्मी, मैं पूरे दिल से ये बात आपके सामने बोल रही हूँ। इससे पहले बानी कुछ समझ पाती, दोनों झट से उसके गले आकर लग गए। हम सबने पिकनिक वाले दिन देखा था, वो तुझसे कितना प्यार करता है। तू खुश रहेगी वहां, और रश्मि तो तुझे अपनी बेटी मानती है। हाँ सृष्टि, अब जल्दी से रश्मि जी से बात कहो और फिर तैयारी। बलबीर जी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले। लेकिन इन सब के बीच बानी बिल्कुल शांत बैठी थी। पता नहीं वो खुश थी या दुखी, उसके चेहरे को देख कुछ भी बताना मुश्किल था। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे को भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। अपने बिस्तर पर वो औंधे मुंह जा गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसका ऐसा रोना किसी को भी दया से भर सकता था। फिर अगर वीर वहां होता तो उसकी हालत क्या होती। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल पड़ी थी जब महाजन पैलेस पर वीर के आने से पहले तिरनेस उसके पास आया था। सृष्टि जी ने रश्मि जी को सब कुछ बता दिया था। वो तो डबल खुश थी। किसी दिन तो उन्होंने और आद्या ने भी यही सोचा था।
पर वीर कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए वो इस सब से अनजान था। रश्मि जी के कहने पर त्रिनेश उड़ान एसोसिएशन गया हुआ था। असल में जाना तो वो चाहता ही था, बस बुलवाना उसे रश्मि जी के मुंह से ही था। रौनक ने जब उसे कहा देखा तो उसे सालों पहले का सब कुछ याद आने लगा, जो कभी उसकी आंखों के सामने हुआ था। वही शक्ल, वही नाक के पास बुरा मस्सा और वही चाल। लगभग पानी की ही उम्र का होगा वो जब वो बुरी घटना हुई थी। एक टीनेजर लड़की लड़के की उस जिस पर बार बार हाथ मार रही थी, जिसके बचने की उम्मीद शायद खत्म हो चुकी थी। रौनक होश में तब आया जब टीनेज उसके पास आके खड़ा हुआ। रौनक के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह हकलाते हुए बोला, यस सर। टिनेश उसको ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर बोला, चल हट, यहाँ साले नौकर भी बोलते हैं, और उसको धक्का मारकर एक कोने में कर दिया। रौनक को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बानी को याद कर वो शांत हो गया। अगर इसे गलती से भी पता चल गया कि मैं बानी के साथ हूँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार ये लंदन नहीं, सीधा यमराज के पास जाएगा, रौनक ने कहा और दूसरी साइड चला गया। वीर राय विला के सामने खड़ा था। बानी का फैसला उसे अब तक पता चल चुका था। उसने अपनी बाइक खड़ी की और सीधा अंदर चला आया। बाइक इसलिए क्योंकि इंदौर में ही एनजीओ की किसी ब्रांच के सिलसिले में वो गया था, और आते वक्त उसे आत्या से सब पता चला। अरे वीर बेटा, आओ बैठो। प्रवीण जी और सृष्टि जी दोनों ने साथ में उसका वेलकम किया। अंकल, बानी है क्या यहाँ? वीर ने सीधा सवाल रखा। हाँ, ऊपर से दूसरे कमरे में। हम समझ सकते हैं, इसलिए पहले तुम दोनों आपस में बात कर लो। सृष्टि जी ने वीर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी। वीर ने हल्की स्माइल के साथ कहा और तेजी से बानी के कमरे की ओर बढ़ गया। वीर ने कमरे को हल्का सा धक्का मारा, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। उसने 2 बार खटखटाया, लेकिन अभी भी दरवाजा नहीं खुला था। तीसरी बार वो खटखटाने ही वाला था कि एकदम से बानी से डोर खोल दिया। वीर ने तुरंत बानी को साइड किया और खुद दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो बानी की ओर मुड़ा और उसकी बाह पकड़ते हुए बोला, क्यों कर रही हो ये सब? क्या मिल रहा तुम्हें ये सब करके? वीर पानी को शीशे के सामने लेकर आया और बोला, आंसू पोंछ लिए, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा है। तुम खुद की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाह रही हो? बानी ने उससे हाथ छुड़ाया और आगे आते हुए बोली, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ और प्यार भी करती हूँ। वीर गुस्से में उसके पास आया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? कोई भी वजह हो तुम्हारी, लेकिन ये फैसला और प्यार, हाँ, अरे अभी तो तुम्हारी फीलिंग्स ही कच्ची है, फिर प्यार तो दूर की बात। तुमको चाहने लगा था, मैंने सोचा था तुम्हारी जिंदगी में हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन इस फैसले की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वीर गुस्से में सब बोले जा रहा था, और बानी, वो तो बस उसके चेहरे के भाव को एकटक देखे जा रही थी। वो भी वीर के गले लगकर सब बता देना चाहती थी, पर वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाई। चुप मत रहो बानी, बोलो, कुछ बोलो। वीर ने चिल्लाकर उससे कहा तो उसने वीर के हाथों को झटक दिया और बिना किसी भाव के बोली, तुम शादी करोगे और तुम्हें मेरी कसम है। मैं तुम्हारी ये फालतू की कस्में नहीं मानने वाला। वीर उसके आगे आकर बोले, ठीक है, मत मानो। अगर ये सच हो गई, अगर बाद में मुझे कुछ हो गया, तो फिर मानते रहना खुद को मिलती। इससे आगे बानी कुछ बोल पाती, उसकी आंखें डर से बंद हो गई, क्योंकि वीर ने उस पर हाथ उठा दिया था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके इर्द गिर्द 2 मजबूत बाहें हैं। हाँ, वो वीर के सीने से निकली थी। आप कभी ऐसा सोचना भी मत, समझी? और तुम यही चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। लेकिन याद रखना, शादी के बाद मैं तुम्हारे हर वो मकसद में तुम्हारे साथ हूँ जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो। जानता हूँ मेरे जाने के बाद तुम और रोग, लेकिन हो सके तो इन्हें पहले से रोक लेना प्लीज। वे ठंडी आह भरते हुए बोला और उसके सर पर किस किया। बानी ने बस अपनी मुंडी हल्के से हिला दी तो वीर ने उसको एक नजर देखा और चला गया। लेकिन बानी किसी रोबोट की तरह अभी भी खड़ी थी। वो एकदम से बेड पे बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो खुद से सवाल कर रही थी, सच्ची तो बोल रहा था वो, क्यों कर रही हूं मैं ऐसा, वो भी उस लड़के के साथ जो अभी भी मेरे बारे में ही सोच रहा है, ये जानती हुई भी कि लाइफ तो उसकी भी बर्बाद होगी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है। क्यों कर रही है तू ऐसा उसके साथ वानू, क्यों? अचानक से उसके दिमाग में वो सब चलने लगा जब वीर के आने से पहले टेरेस पर त्रिनेश आया था। फ्लैशबैक। बानी आसमान को निहार ही रही थी कि पीछे से एक आवाज उसके कानों में पड़ी, तू है बानी राय? तो वो त्रिनेश की आवाज थी। इससे पहले कि बानी कुछ समझ पाती, त्रिनेश ने जेब से छुरी निकाल उसकी गर्दन पे लगा दी।
और दांत पीसते हुए बोला, मन तो कर रहा है तुझे अभी यहीं यही सुहा कर दूं। मेरा सारा माल उठवाया था ना, मगर क्या है ना, दिनेश ने आज तक किसी को इतनी बेरहम मौत नहीं दी। अरे सॉरी रे पापा, आसान मौत नहीं दी। तुम जैसा इंसान और कर भी क्या सकता है, इंसान तो तू है ही नहीं। बानी भी उसकी आंखों में बिना किसी डर के देखती हुई, अपने भाई की मौत भूल गई क्या, जो ऐसी ऊंची आवाज में बात कर रही है लड़की। दिनेश उसकी छुरी और चुभाने को हुआ, लेकिन बानी नीचे होकर पीछे हो गई और बोली, ना भाई को भूली हूं, ना उस याद को। तुझे देख, मैंने यहाँ आने के लिए फोर्स किया, और तू तू तो आ भी गया दिनेश खुराना और महाजन। दिनेश की खेल तुझ जैसे लुच्ची पुच्ची मामूली खिलाड़ी नहीं समझ पाएंगे। तेरे को लगा होगा मैं तो जानता ही नहीं तेरी आइडेंटिटी। सही सोचा था तुमने, यहाँ आने के बाद ही तो पता चला। पर पता है क्या, तू सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी, समझी, कुछ भी नहीं। फिर वो अपना भूरा मस्से को रगड़ते हुए बोला, अब यहाँ आ ही गया हूँ तो सोच रहा हूँ भाभी माँ को तेरे भैया की तरह पहुंचा ही दूँ ऊपर। बच्ची आद्या बिटिया और वीर, उनको तो हाथों से मसल के रख दूंगा। ए, इस फैमिली के बारे में कुछ बोला ना, कोई भी हरकत करना भी मत, वरना इस बार ये तेरी छुरी तेरे मुंह पे लाखों निशान बना देगी। बानी अब जोश में आ चुकी थी। बड़ा लग रहा है तेरे को, चल एक काम कर, महाजनों की मेंबर मत बन जा। अरे लेकिन कैसे, वीर की दुल्हन बन जा, बनेगी। दिनेश उसके चारों ओर चक्कर लगाते बोला। बानी अब खामोश हो चली गई थी, डर गई। सोच, अगर ये कर गई तो तेरे महाजन बच जाएंगे, नहीं तो तेरे भाई के पास। वैसे भी कोई बड़ा काम नहीं है मेरे लिए इन सबको टाटा बाय बाय करना। दिनेश खुराना हूं मैं, चल सोच के बताना। मगर ये बात अच्छे से याद रखना, तेरी कोई भी चाल तो महाजन फुस। और ये तू भी जानती है मैं बेकार में कुछ नहीं बोलता। फ्लैशबैक इन। वानी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, टीके ने इतना सब सोचा तो खाली हाथ तो नहीं सोचा होगा ना, जरूर उसका कोई प्लान चल रहा है। लेकिन अगर मैं वहां की मेंबर बनूंगी तो इन सब में उसका क्या फायदा। इस टाइम वानी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। थक हार कर उसने सोने का सोचा और जल्द ही उसकी आंख भी लग गई। अगले दिन जब वो उठी तो एक और सरप्राइज उसका वेट कर रहा था। पता चला आज शाम को ही उसकी एंगेजमेंट है वीर के साथ, जिसमें कुछ खास और जान पहचान के लोग ही शामिल थे। इधर वीर बहुत ही शांत था, और तो और जब उसे पता चला कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पर दोनों ही फैमिलीज में कॉमन बात यह थी कि खुशियों की खूब भरमार थी। वीर एक तरीके से खुश भी था, लेकिन बानी के बारे में सोचकर उसे बुरा भी लग रहा था। सबने साथ में शॉपिंग पूरी की और फिर शाम की तैयारी करने लगे, जिसमें त्रिनेश आगे रहकर सारा काम देख रहा था। क्या करेगा त्रिनेश, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।